चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक हमने अराउंड 12 प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हेनरी फेयल्स के। राइट। तो आज मुझे डिस्कस करवाना आपको इक्विटी का पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट। देखिए, इसका मीनिंग तो मैं आपको पढ़ा चुका था प्रीवियस क्लास में कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। तो बेटा, ऑलमोस्ट हम इसके 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। ठीक है, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयल्स हैं उसके। ठीक है। बाकी इस चैप्टर का मेरे ख्याल से 5th या 6th लेक्चर होगा। ठीक है जी। तो इक्विटी में आपको पढ़ा चुका था प्रीवियस क्लास में बेटा। आज इक्विटी का पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। मीनिंग में आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसकी पढ़ा चुका हूँ। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं लिया बेटा, पहले उसको ले लेना आप आराम से यूट्यूब से, वहां पर अवेलेबल है, उस लेक्चर को आराम से देख लेना। तो देखो जी, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो अगेन बेटा, हमने वहां पे प्रीवियस क्लास में 2 चीजें डिस्कस करी थी। एक तो पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है बेटा, और एक होता है वॉयलेटिंग इफेक्ट। एक होता है वॉयलेटिंग इफेक्ट। ठीक है जो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होगा? अच्छा, इक्विटी का बेसिक मतलब का रिवाइज कराता हूँ शॉर्ट में। ठीक है बेटा, इक्विटी का मतलब है था कि आप बेसिकली क्या रखोगे बेटा। अगर इक्विटी के कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजर होगा वो सबॉर्डिनेट के साथ बेटा जितना हो सके उतना फेयरली ट्रीट करेगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा बेटा। उस एग्जाम्पल में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि सर, एक पर्सन है जो 100 यूनिट बनाता है और दूसरा पर्सन है जो 50 यूनिट बनाता है। राइट। तो इस हिसाब से तो बेटा 50 वाले को कम और 100 वाले को ज्यादा रेमुनरेशन मिलना चाहिए। राइट। अगर दोनों को ही इक्वल रेमुनरेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा एक पर्सन के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जहां पर मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट के साथ बेटा फेयरली ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? फेयरली ट्रीट। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इक्विटी। अब अगर इक्विटी के प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करते हो, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेगा आपके बिजनेस पे, और अगर उसे अप्लाई नहीं करते हो तो उसका वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या पड़ेगा। तो फटाफट से एक बार इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। तो कहते हैं जी, सबसे पहला, द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड। द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड। हमारा जो एम्प्लॉय है बेटा, वो क्या रहता है बच्चे? सेटिस्फाइड रहता है। दूसरा, इंक्रीज द सेम डिवोशन। इंक्रीज द सेम एक सेकंड बेटा, इसको हटाई दो। यहाँ पे लिखना इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। स्किल्ड एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर स्किल। सर, वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला होता है जी हमारे पास क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन फॉर द एम्प्लॉयज। डिससेटिस्फेक्शन फॉर द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर लूज कॉन्फिडेंस। फिर कहता है जी, increase in the carelessness of the worker। केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर। देखो बच्चों, सर, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होगा और वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या होगा? ठीक है।
इसको नोट कर लेना बेटा, पहले सुन लो। कहते हैं द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप उसकी मेहनत का मेहनताना यानी कि रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, देन डेफिनेटली हर कोई सेटिस्फाइड रहेगा। और दूसरा ये भी होता है कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं ज्यादा पैसा रिसीव करूँ, मैं ज्यादा रेमुनरेशन रिसीव करूँ। और अगर उसको उस हिसाब से मिल रहा है, उसके साथ फेयरली ट्रीट किया जा रहा है बेटा, देन डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहीं ना कहीं बेटा वो अपने काम से या अपनी सैलरी से या रेमुनरेशन से बेटा क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेगा। और हमारे एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा बेटा, उसका बढ़ेगा, राइट। एंड फिर कहते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय इंप्रूव देयर स्किल। और भी बेटा फिर हमारा एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या कर सके, वर्किंग दैट इज कंट्रीब्यूट कर सके बेटा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, बहुत सिंपल है बेटा। फिर आता है वॉयलेटिंग इफेक्ट्स। अगर सर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता हूँ तो वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा, इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज में क्या हो जाएगा बेटा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज हैं बेटा, वो अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। जो हमारे कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय थे, वो अपना कॉन्फिडेंस को क्या कर देंगे बेटा, लूज कर देंगे। फिर कहते हैं केयरलेसनेस क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी। अगर आप प्रॉपरली मैनेज उनकी काम के हिसाब से बेटा उनको पैसे प्रोवाइड नहीं करोगे, देन डेफिनेटली क्या होगा बेटा, उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा। कॉन्फिडेंस लूज होगा तो वो क्या करेंगे, काम करने में आनाकानी करेंगे, केयरलेसनेस दिखाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बेटा कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ इक्विटी, जिसके हमने पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट डिस्कस करे बेटा। और इसकी मीनिंग में ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका था। एंड आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो बेटा। प्लीज इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा इसको। के पास 12 प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुके हैं बेटा यहाँ पे हेनरी फेयोल्स के। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कस इन 13 प्रिंसिपल। तो 13 में जो प्रिंसिपल है वो कहता है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स क्या होता है बेटा, तो देखिए इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा बेटा। मान लो ये है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आता है बेटा हमारे पास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब सर हो क्या रहा है, मान लो कंपनी की एक मीटिंग चल रही है। कंपनी की बेटा एक मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में कुछ प्लान्स को डिसाइड करना है एंड कुछ डिसीजंस वगैरह एग्जीक्यूट करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि सुपरवाइजर है, फॉरमैन, सुपरवाइजर, वट एवर यू सेड। अब ये पर्सन इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन चाहता है, और इसके पास कुछ आइडियाज हैं बेटा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, या इस पर्टिकुलर डिसीजन को बेटा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर, क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है बेटा, डेफिनेटली मेन इन्वॉल्वमेंट तो इन्हीं के रहता है। तो क्या इनको, इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड और नॉट, इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हेनरी फेयल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, तो फेयल कहते हैं भाई आपको यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी क्या करनी चाहिए बेटा, देनी चाहिए। तो जब इनको अपॉर्चुनिटी दोगे, क्या पता इनके पास कोई बेटर आइडिया था बेटा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले पर्सन है, माइट बी दे हैव ग्रेट आइडिया, जिससे बेटा हमारा बिजनेस माइट भी इफेक्टेड हो सकता है। और डोंट यू थिंक ये फ्यूचर में कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आ सकते हैं बेटा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, मान लीजिए जूनियर से फिर प्रमोशन भी तो होगा ना, मिडिल में आ गए, टॉप में आ गए, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर मैनेजर के लिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, अपॉर्चुनिटी देने से क्या फायदा है, पहला तो बेटा अगर इसके पास कोई बेटर आइडिया है, देन डेफिनेटली हमारा डिसीजन लेने में उसको हेल्पफुल हो सकती है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट सर, फ्यूचर में अगर मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले से एक्सपीरियंस मैनेजर हमारे पास होगा ना, जिसको डिसीजन लेना आता होगा प्रॉपर तरीके से। तो हेनरी फेल कहते हैं भैया इनिशिएटिव, यानी कि सर आपको अपने हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को मीटिंग्स में, राइट, अगर उनके पास कोई आइडिया है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आइडिया देना चाहते हैं,
डिसीजन में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको उनको इनिशिएशन देना चाहिए, ताकि उनके व्यू पॉइंट भी रखे जाएं। अगर कोई बेटर व्यू पॉइंट निकल के आता है तो उसको अडॉप्ट करके बेटा आप क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनिशिएटिव। इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा, एंड आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। इसकी थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, employees in the organization must be given an opportunity in making of plans and decision। ठीक है जी, तो ये है बेटा इसकी थ्योरी कि सर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को बेटा एक इनिशिएशन, एक अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बेटा, जब हम प्लान और डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव। समझ आया जी? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। आई होप सो आपको समझ आया हो, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो इसके भी इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं बेटा। तो इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट्स होंगे? तो अगेन पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहला लिखिए, इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आपने मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाओगे देन डेफिनेटली उनका थिंकिंग पावर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। फिर कहते हैं कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन। बेटा जिस डिसीजन में आपने उनको पार्टिसिपेट करवाया है, ठीक है, तो दे फील लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देन डेफिनेटली वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में बेटा आपकी जितनी हो सके हेल्प करेंगे। फिर कहते हैं इंक्रीज इन सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है बेटा, एंड डेफिनेटली इसके कुछ नेगेटिव सॉरी वायलेटिंग इफेक्ट्स भी होंगे। तो सबसे पहला लिखिएगा, डेक्लाइन इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय, थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय, एन एटमोसफेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तीसरा है बच्चे, डेक्लाइन इन द एम्प्लॉयज अटैचमेंट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे कुछ वायलेटिंग और पॉजिटिव इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले कहता है सर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, इस प्रिंसिपल को अगर मैं फॉलो करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सोचने की क्षमता, शक्ति बढ़ेगी बेटा। और हमारा जो एम्प्लॉय है बेटा वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने में बेटा काफी कोऑपरेट करेगा। ठीक है जी, और कहते हैं सर इससे आपका कंपनी को लेके बेटा अटैचमेंट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। डेफिनेटली आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी
और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन में वी आर समथिंग। और जब वी आर समथिंग वाली फीलिंग आती है तो आप कंपनी से कहीं ना कहीं अटैच हो जाओगे बेटा, ठीक है, जो आप कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये तो है पॉजिटिव इफेक्ट्स। आप कहते हैं वॉलेटिंग इफेक्ट, अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं करवाया, तो उनकी थिंकिंग पावर कभी डेवलप हो पाएगी बेटा? नहीं हो पाएगी। फिर वो थिंकिंग लेवल डिक्लाइन होती रहेगी, एटमॉस्फेयर बन जाएगा बेटा ऐसा जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन चलेगा, ठीक है। फिर उनको मतलब ही नहीं होगा ना, ठीक है भाई आपने डिसीजन लिया इम्प्लीमेंट करवाओ, हम थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, बट वो अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी बेटा। तो इसलिए एम्प्लॉय की अटैचमेंट कंपनी को लेके क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया ये? चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, इसको नोट करो बेटा। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो ये। अब आते हैं बेटा जो कि लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, 14 प्रिंसिपल, स्प्रिट स्प्रिट डे कॉप्स। स्प्रिट डे कॉप्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्चुअली ये ना आप अपनी जो आपकी डेली बेसिस की लाइफ है शायद उसमें भी कभी कभी आप इस पॉइंट को अप्लाई करते होंगे, बट मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा बेटा जो आपको शायद बेटर तरीके से क्लियर कर पाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बेटा जब हम क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, राइट, तो वहां पर एक कैप्टन होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो भी कैप्टन ने डिसीजन लिया, ठीक है, अगर उस डिसीजन को बेटा पूरी टीम फॉलो नहीं करेगी, राइट, तो क्या मैच जीतने के चांसेस कितने हैं बेटा? बहुत कम है, राइट। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक टीम है जिस टीम को लेके मैं चल रहा हूँ। अब मैंने बेसिकली क्या किया, अगर हम बेटा जो भी हम पर्टिकुलर काम करेंगे, जो जो भी जीतेंगे, जो भी मैच जीतेंगे, तो डेफिनेटली ना उसका जो क्रेडिट है वो होल टीम को जाना चाहिए, सिर्फ कैप्टन को जाना चाहिए? देखा जाए तो होल टीम को जाएगा बेटा। तो मान लीजिए वहां पर कैप्टन सिर्फ अपनी ही तारीफ करता है, तो क्या बाकी टीम का मोरल डाउन होगा? बिल्कुल सर। तो ये हेनरी फेयल का 14 प्रिंसिपल कहता है, भाई सुनो, ऑर्गेनाइजेशन ना किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन चलता है विद अ टीम ऑफ पर्सन। ठीक है, तो जब टीम ऑफ पर्सन कोई काम किया है तो डेफिनेटली आप क्रेडिट सबको प्रोवाइड करोगे, हर पर्सन को साथ लेके चलोगे, जिससे हर पर्सन को क्या फीलिंग आएगी बेटा? वी आर ए टीम। और जब आपके पास वी आर ए टीम वाली फीलिंग आएगी, देन डेफिनेटली आपका जो काम करने का लेवल होगा बेटा वो थोड़ा अलग ही होगा। तो स्प्रिट डे कॉप का मतलब यही होता है बेटा कि आप एक टीम बन के काम करो, इंडिविजुअलाइजेशन करके काम मत करो। जितना आप टीम में काम करोगे बेटा, उतना ही बेटर तरीके से क्या होगा? हाँ जी, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो वही है बेटा ये स्प्लिट डे क्रॉप। तो फटाफट से इसको मेरे साथ लिखिए, राइट। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, बाकी का आपको थ्योरी पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा, एज पर दिस प्रिंसिपल, एज पर दिस प्रिंसिपल, अ मैनेजर, अ मैनेजर शुड, अ मैनेजर शुड continuously, a manager should continuously make efforts to develop, make efforts to develop a team spirit, a team spirit among subordinate। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली हर सबॉर्डिनेट्स में बेटा टीम स्पिरिट पैदा करेगा बेटा, कौन? हमारा मैनेजर, राइट। फिर कहते हैं टू डू दिस, ही और शी शुड यूज द वर्ड, यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विथ सबॉर्डिनेट्स। तो ये एक एग्जाम्पल है बेटा कि जब आप सबॉर्डिनेट्स के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, तो उस कन्वर्सेशन के टाइम पे बेटा आप प्रोनाउंस क्या करेंगे? वी। वी स्टैंड फॉर हम सब, ये जो भी काम करेंगे हम सब करेंगे, ये जो जो भी क्रेडिट मिला हम सबको मिला। तो यानी कि आपको सिर्फ आप सिंगल पर्सन को लेके नहीं जाना बेटा, आपको पूरी टीम को बेटा क्या करना है? मोटिवेट करना है, अपने साथ लेकर चलना है। और जब आप पूरी टीम को बेटा एक साथ लेके चलोगे, तभी बेटा हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं? एक
पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये कहते हैं बेटा हेनरी फेयल का प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो एज पर दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूअसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप व्हाट बेटा टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स के बीच में बेटा उसको क्या क्रिएट करना है, एक टीम स्पिरिट बनानी बेटा, ताकि हम काम बहुत बेटर तरीके से कर सकें। तो मैनेजर चाहे ही हो चाहे शी हो शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। इससे क्या होगा बेटा, जैसे मान लो आप बोलोगे यार मैंने किया, मतलब आप हमेशा अगर अपने आप को आगे रखोगे तो माइट भी बाकी टीम का मोरल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, आपको सारी टीम को साथ लेके चलना है बेटा, इंडिविजुअल करके आपको पर्टिकुलर काम अचीव नहीं कर सकते हो। समझ आया जी? ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा, एंड आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। नोट इट डाउन फास्ट। चलिए अब इसका पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो अगेन बेटा पॉजिटिव इफेक्ट्स, वायलेटिंग इफेक्ट। अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से इसको कर दोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखो जरा ध्यान सुनना। तो कहते हैं सर पॉजिटिव इफेक्ट्स में सबसे पहले क्या होगा, मोटिवेशन टू वर्क विद टीम स्पिरिट। अगर आप एक टीम स्पिरिट्स के साथ काम करोगे बेटा, देन डेफिनेटली वहां पर आपका मोटिवेशन लेवल क्या होगा जी, बढ़ेगा। कहते हैं सर इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। गुड रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट। फिर आता जी वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, किल्स टीम स्पिरिट, डिफिकल्टी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स और बिटरनेस इन रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो ये कुछ बेटा इसके वॉलेटिंग और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है बेटा। तो दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, पहला कह रहा है सर अगर आप टीम स्पिरिट को लेके चलते हो तो सभी लोगों का बेटा मोटिवेशन बढ़ता है, काम बेटर तरीके से होता है, और आसानी से बेटा आप किसी ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं बेटा, अचीव कर सकते हैं। और एक गुड रिलेशन बनेगा बेटा किसके बीच में, सबऑर्डिनेट्स के साथ। अगर आप इस स्पिरिट को लेके नहीं चलते तो सबसे पहले तो इस टीम स्पिरिट मर जाता है बेटा, किल्स। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बेटा डिफिकल्टीज हो सकती है, और रिश्तों में रिलेशनशिप में क्या आ सकती है बेटा, कड़वाहट पैदा हो सकती है, क्योंकि आप डेफिनेटली क्रेडिट सिर्फ खुद ही लेके जा रहे हो बेटा, बाकी टीम मेंबर्स को बेटा उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हो। ठीक है जी, तो ये हुआ बेटा हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज ओवर हियर। तो बेटा ये चैप्टर 2.1 यहाँ पर खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2.2 हम स्टार्ट कर देंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, राइट। तो इसके साथ बेटा हेनरी फेवल्स के 14 प्रिंसिपल बेटा कंप्लीट हमारे खत्म हो गए बेटा, और आज की क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।